हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, जो आपके एक पेपर है बीएड सेमेस्टर 4 में। ठीक है, सब्जेक्ट कोड है EDU BED 115 और आज का जो वीडियो है वो आपका पार्ट 5 है। इसके पहले पार्ट 4 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज़ ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रही हूँ और साथ में सेमेस्टर 4 के जो और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका लिंक भी दे दे रही हूँ। वो सारे वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए। ठीक है, आज हम इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर अपकमिंग पार्ट जो आएगा पार्ट 6, उसमें हम और 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही 1-2 पार्ट आगे आपके और आएंगे जिसमें अदर यूनिट्स को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देर के इस वीडियो सीरीज़ को शुरू करते हैं। और एज़ यूजुअल मैं बोलती हूँ कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। कुछ एडिशनल चीज़ों के मैंने नोट्स बनाए हैं तो वो मैं यहाँ पे हर चीज़ स्क्रीन पे नहीं दिखा पाती हूँ, तो क्योंकि बहुत लिमिटेशन है, फ़ोन से ही सब कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करना होता है। तो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से आपको चीज़ें याद हो जाती हैं और आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं उनको मैं वीडियो एडिट करते टाइम यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो करूँगी। ठीक है, चलिए वीडियो सीरीज़ को शुरू करते हैं और प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए। और ये वीडियो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने मेरा जो सुपर सपोर्टर ग्रुप ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए है। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगते हैं तो आप अपने बैचमेट्स को या अपने भी जो भी फ्रेंड्स हैं उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये अफोर्डेबल है और आप इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है। व्हेन डिड द इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग बिगिन इन इंडिया? बौद्धिक जागरण की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी। ठीक है, मतलब 1800 के बाद ये आपका अवेकनिंग हुआ है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग की बात की गई, वो भी यहाँ स्पेसिफिकली यहाँ पे भारत की बोल रहा है बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 एक कथन है और काफ़ी बेहतर कथन है। इसको आप अगर सब्जेक्टिव आता है तो इसमें भी आप इस कथन का यूज़ कर सकते हैं। कथन के आप अलग से खुद के अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी बनने की आशा करता हूँ उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ। ऑल दैट आई एम एंड ऑल दैट आई होप टू बिकम आई ओ टू माई मदर। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ, अगर गांधी जी की बात करें, कुछ ऐसे कोट्स एग्जाम में आपके आ जाते हैं कि लिटरली मतलब कभी कभी लगता है कि ये कहाँ से पूछ दिए गए हैं, बट कोशिश ये करिए कि जो इंपॉर्टेंट कुछ कोट्स हैं, जैसे नेपोलियन का कोट है, अब्राहम लिंकन का कोट है, या गांधी जी का कोट है, जॉन डीवी का कोट है, स्किनर का कोट है। ठीक है, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कोट्स वो आप अलग से उसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ऑन द ओकेजन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल कॉन्फ्रेंस ऑफ 9 कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड हमेशा ध्यान रखिए, एजुकेशन फॉर ऑल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऑफ 9 कंट्रीज, जिसमें प्रेसिडेंट जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे उस टाइम पे उन्होंने एम्फेसाइज किया, किस पे एम्फेसाइज किया? महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा पे और उनके राइट्स पे, अधिकारों पे। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि एजुकेशन फॉर ऑल जो ये सम्मेलन हुआ था जिस पे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने ये बात बोली थी, वो कब हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, 16 दिसंबर 1993 को हुआ था। ठीक है, तो वैसे अगर मतलब इसका एक ड्यूरेशन अगर पूछता है तो 1992 टू 1997 ये एक पीरियड रहा है जिसमें प्रेसिडेंट रहे हैं शंकर दयाल शर्मा जी। ये प्रेसिडेंट, इनका ड्यूरेशन, इनका कार्यकाल रहा है 1992 से 1997। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है जो एजुकेशन फॉर ऑल, ये हुआ है 16 दिसंबर 1993। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक कथन है यहाँ पे, कथन है आपका
ये काफ़ी अच्छा कथन है और ये काफ़ी व्यावहारिक भी है। अक्सर हम इस बारे में बात करते हैं। द एजुकेशन ऑफ अ बॉय इज़ द एजुकेशन ऑफ ओनली वन पर्सन बट द एजुकेशन ऑफ गर्ल इज़ द एजुकेशन ऑफ होल फैमिली। मतलब अगर एक बालक को शिक्षा दी जाती है तो वो कहते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षा दी जा रही है, बट अगर एक महिला को शिक्षा दी जाती है तो ये कहा जाता है कि भाई हम पूरे परिवार को शिक्षा मिलेगी, ठीक है, या पूरे परिवार की शिक्षा है। तो ये कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सी आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। काफ़ी अच्छा कथन है ये और इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं जिस तरह से आपका क्वेश्चन आता है। कोशिश किया करिए जब भी आप सब्जेक्टिव पेपर लिखते हो तो आपको सिर्फ उसमें थ्योरी नहीं लिखनी है। और मैं टिप्स वाली वीडियो जिसने नहीं देखी, आई डोंट नो देखी है कि नहीं देखी है, बट अगर आप जब भी कोई मतलब ऑलवेज आप इस तरह के क्वेश्चंस को चूज़ किया करिए जिसमें आप कुछ फ्लो चार्ट बना पाएँ, कोई डायग्राम बना पाएँ, और आपका कोई भी आपका पेपर हो, चाहे वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पेपर हो या टीचर एजुकेशन का पेपर हो, हर यूनिट में आप स्पेसिफिक कुछ एक टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक पे 2-2 कोट एक पेज पे लिख लिया करिए। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। और एग्जाम में टाइम पे अगर आप उन कोट्स का यूज़ करते हैं तो आप जो सब्जेक्टिव पेपर है, कहने को तो वो 15 नंबर का है बट फिर भी वो इंपॉर्टेंट है, उसमें आप कथन का इस्तेमाल करके एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि स्त्री शिक्षा के उद्देश्यों की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, स्त्री शिक्षा के उद्देश्य क्या है? स्त्री का व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ अ वुमन। भाई शिक्षा देनी है तो उसमें हर इंसान का, चाहे एज अ छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसका पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास भी शामिल होता है, ये सही है। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट भी, ये ऑप्शन भी सही है आपका। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड पॉलिटिकल कॉन्सियसनेस, ठीक है, राष्ट्रीय एवं राजनीतिक चेतना का विकास, ये भी आपका शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को देखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, ये नहीं है कि ये सभी है तो हर क्वेश्चन में सही है, क्योंकि मैंने ये सुना है या कई जगह भी अभी रिसेंट में सुना है कि हमारे जो सीनियर्स थे उन लोगों से सुना है कि कई बार क्या हुआ, क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन नॉन ऑफ दीज का डाल दिया गया, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में नॉन ऑफ दीज ऑप्शन सही भी थे और लोग कंफ्यूज हो गए और फिर उन्होंने गलत मार्किंग कर दी। तो जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो या नन का ऑप्शन हो, ऐसे क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमेशा जब भी आप पेपर को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन वाइज में जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को लेकर चला करिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करते चला करिए, ठीक है। ये सबसे बेहतर तरीका होता है और ये मैं जो भी चीज़ें आपको बीच बीच में टिप्स बताती हूँ, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, जो बीच बीच में आपको टिप्स बताती हूँ, ये बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्टिव है और आपको बाद में पता चलेगा कि मैं जो कहती थी वो सही कहती थी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक कथन है जिसमें बोला गया है कि जो माताएं हैं वो आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा, देखिए इसमें भी इनफॉर्मल एजुकेशन बोला है, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो सबसे अच्छी, प्रभावशाली एवं स्वाभाविक होती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है, बताइए इसका क्या सही आंसर होगा, ठीक है। मैं खुद, मेरे लिए कोट याद करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो बट मैं आप लोग को बोलती हूँ कि हमेशा किसी कोट को आप कीवर्ड्स के माध्यम से उसको कोशिश किया करिए रिलेट करने की, ठीक है। बेसिकली एक तरह से रटना ही है कोट्स को, क्योंकि इतने सारे कोट्स हैं, कुछ तो सिंपल ऐसा नहीं कि कम कोट्स हैं, ठीक है। 6 का आपका है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, फ्रेडरिक फ्रोबेल, ठीक है। फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा कहा गया ये कोट है, ठीक है। अब लगे हाथ एक रिवाइज कर लेते हैं और इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल के आपके बारे में पता होगा। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, जो अनौपचारिक शिक्षा है, वो आप जो बच्चा जब से जन्म लेता है घर में, वो आस पड़ोस में माता पिता को, भाई बहनों को, जिसको भी देख करके वो हमेशा सीखता रहता है, वो आपकी इनफॉर्मल आती है। फॉर्मल आती है जो बच्चा जब 5 ईयर का 4 ईयर का होता है, वो जब स्कूल जाने लगता है, एक यूनिफॉर्म पहन के एक फॉर्मल एजुकेशन वहाँ पर ग्रहण करता है, वो आपका फॉर्मल आ जाएगा। ये तीसरा होता है आपका नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल में क्या होता है कि जैसे आपका उसमें आपका आ जाएगा, जैसे आप इग्नू से कोई कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे भी वो कोर्सेज को आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो वो आपकी हो गई नॉन फॉर्मल। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और इससे कभी भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है आपके वाइवा में कहीं पूछ दे, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक हैं और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए, इनमें से क्या स्त्री शिक्षाओं में क्या शामिल नहीं है। ठीक है, स्त्री शिक्षा की समस्याओं की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पूछा है नहीं है, तो पहले तो देख लेते हैं कि भाई स्त्री शिक्षा के समस्याओं में क्या क्या शामिल है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आंसर नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि भाई पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है, निर्धरता है, वो एक समस्या है। ठीक है, पॉवर्टी ज़्यादा होगी तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि जो घर का मेल बच्चा है उसको हम पहले स्कूल भेजें। ठीक है, ये एक बेसिक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ सोशल ईविल्स। ठीक है, समाज में जो कुप्रथाएँ हैं कि भाई महिलाएँ पढ़ लिख के क्या करेंगी, उन्हें तो घर का चूल्हा चौका ही करना है। तो एक मेंटल जो स्टेटस है वो जो बना हुआ है उससे स्त्री शिक्षा में एक बाधा आती है। उसके बाद फॉल्टी करिकुलम, दोषपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसमें भी जो है। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है प्रॉब्लम ऑफ राइट एटीट्यूड। ठीक है, तो ये एक पर्सनल लेवल की प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि किसके राइट एटीट्यूड की। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आपको सबसे जो मोस्ट सूटेड आंसर होता है वो आपको निकालना होता है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि ऑप्शन इतने क्लोज होते हैं, आपको लगता ही नहीं कि भाई इसमें सबसे जो बेस्ट सूटेड वो क्या है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन के ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए कभी भी आप क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करिए। और मैं इंग्लिश माध्यम हिंदी माध्यम दोनों बच्चे से बोलती हूँ, तो कई बार हम इंग्लिश माध्यम वाले, जैसे मेरा मीडियम इंग्लिश है, बट कई बार मैंने हिंदी माध्यम वाले पोर्शन को देख कर क्वेश्चन सही किए हैं। इनफैक्ट मैं आपको यूजीसी नेट की बात बता दूं, यूजीसी नेट में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, जब मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया तो उसके बाद मुझे वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आई। ठीक है, तो आजकल के टाइम की अगर बात करें तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए इंग्लिश उतनी ही ज़रूरी है जितनी इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए हिंदी जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एज अ टीचर, अगर ऑल इंडिया आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले, अगर KVS NVS में भविष्य में जाने वाले हैं, तो आपको नहीं पता कि आपको कहाँ भेजा जाएगा। हो सकता है कि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स रहें, अगर आपको नीचे साउथ की तरफ भेज दिया गया तो वहाँ पे तो सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी बात है। बट अगर आपको एक ऐसे जगह भेज दिया गया जहाँ पे हिंदी माध्यम के बच्चे ज़्यादा हैं, तो आपको इवन इफ CBSE बोर्ड है फिर भी आपको थोड़ा हिंदी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आजकल के टाइम पे ये नीड है कि हिंदी इंग्लिश दोनों का मतलब इतना ज्ञान हो कि आप एटलीस्ट काम तो चला लें। उसके बाद फिर जब आप जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होती है तो आप वहाँ पे चीज़ों को धीरे धीरे आप सीख जाते हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया NPGEL, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं इस पर नोट्स भी मैंने बनाया है। ठीक है, तो जो NPGEL है, व्हेन वाज द नेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स। पहले तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ जाए। ये स्कीम कब शुरू की गई थी? तो ये स्कीम शुरू की गई थी जुलाई 2003 में। ठीक है, लॉन्च किया गया जुलाई 2003 में। इसमें बोला गया है कि फोकस्ड इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रीच द हार्डेस्ट टू रीच गर्ल्स स्पेशली दैट दोज आर नॉट स्कूल। मतलब इस योजना का उद्देश्य ये था कि उन बालिकाओं तक पहुँच बनाना जो स्कूल में नहीं है और जिन पर पहुंच बनाना बहुत मुश्किल है। हार्डेस्ट टू रीच मतलब बहुत मुश्किल है वहां तक पहुंच बनाना। ऐसी बालिकाओं को फोकस किया गया था कि भाई उनको हम शिक्षा से जोड़ेंगे। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, द स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स। ठीक है, तो भारत में जहाँ भी एजुकेशनली बैकवर्ड्स ब्लॉक हैं वहाँ के लिए ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई थी। और स्पेशली इसमें उन ब्लॉक्स की बात की गई थी जहाँ पे फीमेल की जो लिटरेसी रेट है, जो महिलाओं की साक्षरता का जो दर है, वो आपका नेशनल एवरेज जो दर है उससे कम है। ऐसे जगहों पे इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जो NPGEL जो आपका ये प्रोग्राम है, ये आपका सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1980 में हुई थी, 1980 में हुई थी। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सही फ्रेम नहीं किया गया है, इसमें कुछ मिस्टेक है। 1980s में हुई थी, मतलब 1980s, यहाँ पे ऐसे ऑब्लिक करके S लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है,
ठीक है, 1980s में हुई थी। और अगर स्पेसिफिक ईयर की बात करें तो 1986 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से है 1970s, 1960s, 80s, 90s। तो यहाँ पे 1980s में हुई थी, स्पेसिफिक ईयर 1986। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉन्च किया गया था ये एक सेकेंड, इसमें एक करेक्शन है। ठीक है, महिला जो समाख्या वो है जो 1980s में किया गया था, स्पेसिफिक ईयर की बात करें तो 1988 है। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई। ठीक है, ये आपकी एक्चुअली आई है नई शिक्षा नीति 1986 से। ठीक है, नई शिक्षा नीति जो 1986 में जो महिला शिक्षा से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स उसमें मतलब बताए गए हैं, उनको फुलफिल करने के लिए ये 1988 में महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि NP 1986 रिकग्नाइज दैट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज पॉसिबली द मोस्ट क्रिटिकल प्री कंडीशन फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन इन द एजुकेशनल प्रोसेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं खुद भी समटाइम आई कैन ऑल्सो गेट कन्फ्यूज्ड, दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है महिला समाख्या कार्यक्रम। और इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको कई सारे और यहाँ पे आपको दिए गए हैं ईयर, ये आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। लाडली योजना कब आई, नारी अदालत, कृषि तालीम योजना, जो भी यहाँ पे चीज़ें आपके दी हुई हैं, इनको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे देखते हैं। विच स्कॉलरशिप स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनकरेज गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अग्रवाल की बुक से लिया गया है। ठीक है, और उसमें एक्चुअली एक मिस्टेक है। उसमें मिस्टेक ये है कि जो उसमें दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप भी भारत सरकार का है, बट ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद जो स्कॉलरशिप है, इसका पूरा नाम है SVMCM, स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। ठीक है, ये योजना जो इनिशिएट की गई, मैं इसकी बात बता रही हूँ, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप की, ये इनिशिएट की गई वेस्ट बंगाल के द्वारा, वेस्ट बंगाल स्टेट है उसके द्वारा। और ये वहाँ के डोमिसाइल, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्हीं के लोगों के लिए योजना है, वहाँ के ही रहने वाली बालिकाओं के लिए योजना है, जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा प्रगति स्कॉलरशिप। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा, वो तो स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप। ठीक है, प्रगति स्कॉलरशिप है वो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर जो अपकमिंग वीडियो जो आने वाला है, जो आपका पार्ट 6, उसमें इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आई होप ये वीडियो सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो का मतलब ये नहीं है क्योंकि सिलेबस आपका कहीं ना कहीं बहुत वास्ट है, उसको बहुत एक सीरीज़ में नहीं कंपाइल किया जा सकता, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ में। इसीलिए आपको हमेशा अपने वीडियोज़ में पढ़ने के तरीके, नोट्स बनाने के तरीके, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके वीडियोज़ में ही बताती रहती हूँ। ठीक है, और किस तरह से आपको, क्योंकि आपको ऐसी पढ़ाई करनी है जो लॉन्ग टर्म करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ B.Ed 4 सेमेस्टर पास करना है, क्योंकि B.Ed की अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, ये सारी सब कुछ आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो आपको पढ़ाई इस तरह से करनी है। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियोस को इस तरह से लें, साथ में सेल्फ स्टडी भी करें। ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियोस के ही भरोसे रहना है, क्योंकि यहाँ मैं इंपॉर्टेंट एकदम कलेक्टेड मटेरियल आपको देती हूँ। साथ में खुद की पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी वीडियोस देखें व्यूवर्स, वो फ्यूचर में सरकारी जॉब लें और एक अच्छी जगह पोस्टेड हों। ठीक है, तो मेरा जो पढ़ाने का जो मेरा एम है, जो मेरा लक्ष्य है, वो ये है कि मेरे चैनल से जुड़े हुए सब लोग आगे जाके एक बेहतर पोजीशन पे हों। बेहतर पोजीशन पे आप कब होंगे? जब आप ये सारे टिप्स और ट्रिक्स को अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर आपकी पढ़ाई जो होगी वो बहुत बेहतर होगी और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।